नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। इस दौरे का सिविल लाइन क्षेत्र के गोरखपुर क्लब में डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव पर आयोजित सम्मान अभियान संगोष्ठी में वो शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी कहते हैं कि पीडीए पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सपा ने न महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया, न गरीबों दलितों का विकास किया। इन्हें केवल अपना विकास दिखाई दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें आक्रांता पसंद है, जिन्हें जिन्ना पसंद है, देशद्रोही पसंद है। देश तोड़ा जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे थे। उन्होंने सांसद रामजीलाल सुमन के घर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, तंज कसा। कहा, आगरा में तलवारें बंदूक लहराई गई। सुना है सरकार ने शांतिपूर्वक सम्मेलन की परमिशन दी थी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, जो घटना हुई है, जिस बात को लेकर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, सुना है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन की परमिशन सरकार ने दी थी। इससे पहले बुलडोजर से चलकर यहां पहुंचे थे और तोड़फोड़ की थी। मुझे गोली मारने की जिसने बात कही, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बहुत गरीब भोला भाला व्यक्ति है, उसे कठपुतली बनाया गया। लखनऊ वाले या दिल्ली वालों के होश में हाथ में दरअसल उनका ताला था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हैं। दरअसल ये करनी सेना नहीं, योगी सेना थी। तो जो सेना वो है योगी सेना, और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे हैं कि लखनऊ वाले उलझा रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजाती एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की, ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बंबू लगा रखा है। केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा, मुस्लिम, निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद दाजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं, तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे, वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए।
लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जाने तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं। जो सरकार के सुजाती लोग हैं, मैनपुरी में 15 थाने हैं। 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं। 6 में सिंह साहब लोग हैं। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं। ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे रहे। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। जो तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा था। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। कुल मिलाकर आगरा पहुंचकर अखिलेश यादव ने करणी सेना को भी ललकार दिया है, शक्ति प्रदर्शन भी किया अपना। हालांकि अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर जेपीटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। अखिलेश यादव पर राणा सांगा मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया उन्होंने। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करणी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले लें, विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वह समाज को बांटना चाहते हैं। और पीडीए जो वो कहते हैं वो फर्जी है। उनका पीडीए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, और यही उनके लिए घातक सिद्ध होगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। दिल्ली का सीलमपुर इलाका यूं तो अपराध की घटनाओं की वजह से पहले से ही बदनाम है। यहां एक 17 साल के कुणाल की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की जांच तेज की, लेकिन जैसे ही जिक्रा का नाम सामने आया, कहानी पलट जाती है। इस लड़की को लेडी डॉन कहा जाता है। इस लड़की से इलाके के लोग डरते हैं। ये लड़की अपनी गैंग के साथ हथियार लेकर चलती है, मतलब पूरा भौकाल। आप अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की कथित लेडी डॉन की कहानी से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। उजाड़ दी जाएगी वो महफिल लाला जो हमें मिटाने की फिराक में है। दोबारा सुनिए, उजाड़ दी जाएगी वो महफिल लाला जो हमें मिटाने की फिराक में है। इन लाइनों पर फुल टशन में रील बनाने वाली कोई आम लड़की नहीं, बल्कि सीलमपुर की गलियों की कथित डॉन है, कथित दबंग लड़की। नाम जिक्रा, काम अपनी गैंग के साथ हाथ में तमंचा लेके घूमना,
हुआ क्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप, सीलमपुर में 17 साल के लड़के की हत्या की है। कारण, शक है कि जिक्रा ने अपने भाई पर हुए हमले का बदला लिया है। अब हुआ क्या वो आपको बताते हैं। सीलमपुर के जे ब्लॉक इलाके में 17 साल के कुणाल पर 17 अप्रैल 2025 की शाम करीब 7:30 बजे चाकुओं से बर्बरता से हमला हुआ। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुणाल के परिवार ने घटना के लिए जिक्रा को जिम्मेदार ठहराया। परिवार ने आरोप लगाया है कि जिक्रा के भाई ने ही उनके बेटे को मारा है। 8 बजे की बात है, भाई को दूध लेने भेजा है और कोई शायद मासी ने यहाँ बुला के लाया, ये उनको मार दिया। 5-6 लोग थे, वो नाबालिग थे, बड़े भी थे, नाबालिग भी थे, बड़े भी थे। सीलमपुर दिल्ली का बेहद ही संवेदनशील इलाका है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलाके में माहौल खराब न हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया। शिकायत और शक के आधार पर पुलिस ने लेडी डॉन इकरा को हिरासत में ले लिया। अब 2 तस्वीरें देखिए। रील में बड़ी बड़ी बातें कहने वाली जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में आते ही चेहरा छुपा लेती है। जे ब्लॉक सीलमपुर में एक नवयुवक का मर्डर हो गया था, चाकू मार करके हत्या हुई थी। अक्यूज है, आइडेंटिफाई कर लिए। हमारी करीब 10 टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं। इलाके के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। कहा, यहाँ डर का ऐसा माहौल है कि अब हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हम अपने मकान बेचना चाहते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के कुछ नेता भी वहां पहुंचते हैं। आरोप लगाते हैं कि यहाँ नशे की सप्लाई होती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक जिम्मेदार हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी घटना की तेजी से जांच का आश्वासन देती हैं। झुग्गियों बस्तियों में जो तस्करी चल रही है, अफीम, गांजा, नशा और ये तार की तस्करी चल रही है, वहाँ कट्टा बेचा जा रहा है, असला बेचा जा रहा है। यहाँ के विधायक, यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक, यहाँ के काउंसलर के सह में जो ये कारोबार हो रहे हैं, इन कारोबार की वजह से ये हत्याएं हो रही है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। जिस उम्र में ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए था, जिस उम्र में ध्यान करियर बनाने पर होना चाहिए था, जिस उम्र में ध्यान समाज में मुकाम बनाने में होना चाहिए था, उस उम्र में आरोप है कि जिक्रा ने अपनी दुनिया अपराध को चुना और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। आरोप है कि उसने अपने भाई पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस की जांच पर ही पूरी सच्चाई टिकी है, लेकिन एक बार जो दाग लग जाते हैं वो इतनी आसानी से नहीं धुलते। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय कुणाल की हत्या चाकू घोंप कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है और लेडी डॉन को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के पिता का मानना है कि लगातार लेडी डॉन जिक्रा की ओर से उनके बेटे को मारने की धमकी दी जाती थी। वहीं अगर हम लेडी डॉन जिक्रा की बात करें तो 15 दिन पहले ही जेल से बाहर निकल कर आई थी। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा की थी। वहीं आसपास के इलाकों की माने तो वहां पर दबंग महिला के रूप में कुख्यात है। सोशल मीडिया पर लगातार लेडी डॉन जिक्रा एक्टिव रहती है। अब गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आजकल प्यार, मोहब्बत, भागने भगाने की खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। यानी कि इश्क की बात करें, कुछ ज्यादा ही चरम पर है और ना ये रिश्तों का लिहाज देख रही है, ना कोई मर्यादा। अलीगढ़ और बदायूं से 2 कहानियां जो आई है, उसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई हुई है। एक सास दामाद की स्टोरी तो आप देख ही रहे हैं, अब तो समधी समधन भी भाग गए हैं। मोहब्बत में रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। आज हम आपको देश की सबसे चर्चित 2 वायरल लव स्टोरीज दिखाने वाले हैं। देखिए। आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं,
ये शब्द हैं देश की सबसे वायरल सास उर्फ प्रेमिका के, जिसका दिल आया भी तो अपने होने वाले दामाद पर। खैर, अब दामाद जी भी सासू माँ के प्यार में लट्टू हुए फिर रहे हैं। जमाने भर से कह रहे हैं चलो निकलो यहाँ से, हमें तो अब साथ जीना मरना है। अब सुनिए, जमाने भर में वायरल सास थोड़ा परेशान हो गई हैं अपने हिट होने से। अब सासू माँ को तो हिट होना ही था, अपने प्यार के लिए भला ऐसे बोल्ड तरीके से लड़ा भी कौन है। आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए प्लीज। कथित सपना उर्फ सास और उसका प्रेमी उर्फ दामाद जी घर वालों की मर्जी के खिलाफ फरार हो गए। जब वो वापस आए तो कई दिनों तक उन्हें समझाया गया, बावजूद इसके दोनों ने कह दिया अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमें तो प्यार करना है सो करेंगे, जो करना है कर लो। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी में लोगों को इतनी दिलचस्पी आ रही है कि इसको मोस्ट वायरल लव स्टोरी का दर्जा दे दिया। तो वहीं जब राहुल से हमने बातचीत की तो उसने बोला कि अब वो सपना मतलब अपनी होने वाली सास से ही कोर्ट मैरिज करेगा और उसी को अपनी पत्नी बनाएगा। ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? लेके द्वारा सब, हाँ पहले बाकी उधर से फाइनल हो गया सब। नहीं, फाइनल तो हो गया, किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर के जरिए? मंदिर में भामरे डाली है, क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए, कोर्ट के जरिए। फिल्मी स्टाइल में किराए की कार से सास दामाद की एंट्री होती है। दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं क्योंकि पति की प्रताड़ना से राहुल सपना को बचा रहा है। अब सफल होता है या नहीं वो वक्त बताएगा। वैसे दोनों लव बर्ड्स एक साथ रहने के लिए आजाद हैं। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाते हैं और 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ। माँ को हुआ बेटी के ससुर से प्यार, समधी समधन एक साथ फरार, गांव में मच गया हाहाकार, रिश्तों की मर्यादा तार तार। बदायूं में इश्क ने फिर रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। 4 बच्चों की मां को अपने समधी शैलेंद्र से ऐसा प्यार हुआ कि परिवार, जिम्मेदारी और शर्म सब पीछे छूट गए। ट्रक ड्राइवर पति की गैर मौजूदगी में समधी अपनी समधन को ही चुरा ले गया। बदायूं के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक जो महिला है वो अपने समधी के साथ फरार हो गई। मामला इस तरीके से सामने आया है कि जो महिला बताई जा रही है, उस महिला का जो पति है वो लॉन्ग ड्राइव पर ड्राइविंग करता है, ट्रक चलाता है। वो महीने से 1-2 बार ही घर आता था। सारी हदें पार हो गई। सिर से जब पानी ऊपर हो गया तो बेटे ने इसकी शिकायत अपने पिता से की। बेटी की शादी के बहाने मां ने समधी से निजी केमिस्ट्री बना ली। पति ट्रक चलाता रह गया और समधी घर संभालते संभालते समधन को ही भगा ले गया। माँ और समधी की रंगरलियों के बारे में बेटे को पता था, लेकिन माँ के डर से उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपए महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। आता था 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के रात में भी ठहरता। और क्या? अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। अब सवाल तो ये उठता है कि अगर समधी समधन शादी कर लेंगे तो बेटी अपनी माँ को माँ बोलेगी या सासू माँ। खैर, बदायूं और अलीगढ़ की इन अनोखी प्रेम कहानियों ने साबित कर दिया है कि इश्क, उम्र, रिश्ते और समाज की सीमाओं को मानता ही नहीं। चाहे वो सास दामाद हो या समधी समधन, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। समाज हैरान हो रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस समाज में रिश्तों की मर्यादा अब खत्म हो चुकी है? ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि आखिर समाज में ये क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं।
अलीगढ़ में एक और शादीशुदा महिला के भागने की घटना सामने आई। इस दौरान जलालपुर निवासी 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और बच्चों को भी साथ में ले गई। पति को अपनी पत्नी के भागने की जानकारी उस वक्त हुई जब उसकी भागी हुई पत्नी ने अपने प्रेमी और 4 बच्चों के साथ ताजमहल पर रील बनाकर उसे मोबाइल पर भेजा। उसमें पत्नी नजर आती है, उसका प्रेमी नजर आता है, 4 बच्चे नजर आते हैं और फिलहाल शाकिर नाम तुम्हारे घर से जो काम पर जब आया था 7:30 बजे करीब, तो घर में लगा ताला। घर में आने के बाद जो घर के सामने हमारी चाबी दी गई थी, तो घर में आके देखा ताला लगा हुआ था। वो जो हमारे घर के पीछे जो लड़का था तो ही उसके साथ वो भाग गई सुबह 6:30 बजे मंगल को। उसके बाद हमने जो ढूंढने की कोशिश करी, उसको जो पूरी जो मिल नहीं पाई है। घर से जो चीज भी सब पैसे वैसे सब गायब, चीजें हमारी 50,000 की सवरी, पैसे जो 11,500 है और एक 17,000 है और एक 30,000 है। शादी में शनिचर गई में, तो मैं अपनी बहू से कह गई थी कि अपने बेटा आराम से रहिए, खाइए पिए, मैं लौट के आ जाऊंगी। तो मंगल के दिन 10:30 बजे लड़का मेरे काम पे से आए, बच्चे सब चले, घर पे कोई नहीं था। तौहीद आया था और उसका भैया इलियास आया था। हमारा बक्सा खोल के चाबी बक्सिया में रखी रहती सामने मेरी, तो मैंने उसके पास रखा था पैसा 60,000 और मैंने रखा 30,000 इसका था और मेरी 50,000 की चीजें था। मैं एक टीका सोने का था। जब आके देखा तो बच्चों ने तो बक्सा खुला पड़ा उसमें और कुछ भी नहीं है उस घर में। जब मैंने आके फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है मैंने, और इलियास है और तौहीद ने सब जेवर पैसा निकाला है, और वो नफीस कमीर और वो जो है शेरू, ये दोनों उसको छोड़ के आए। कहाँ पर छोड़ के आए ये नहीं पता। अलीगढ़ में सास और दामाद का मामला थमा ही था कि एक और मामला सामने आया है। 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और उसने आगरा जाकर ताजमहल पर 2 रील बनाई जिसमें उसके बच्चे और उसका प्रेमी नजर आ रहा है, और वो उसने रील अपने पति के मोबाइल पर भेज दी। पति को उस रील को देखने के बाद पता चला कि वह अपनी प्रेमी के साथ जा चुकी है। उसके जाने के बाद पति ने जब अपने घर में तलाशी की तो तलाशी में पता चला कि 2-3 जगह से उसने करीब 1,07,000 रुपये अपने साथ ले गई। वहीं 50,000 रुपये की ज्वेलरी ले जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित पति ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला अब थाना रोरावर में गुमशुदगी में दर्ज हो चुका है। यह पूरा मामला अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के जलालपुर से संबंधित है। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। खबर कानपुर से भी हैरान करने वाली आती है, जहां पे एक 62 साल का व्यक्ति शादी करता है, बड़े अरमानों से दूल्हा बनता है, लेकिन दुल्हन लुटेरी मिल जाती है। शादी के 2 दिन बाद कैश और ज्वेलरी लेके फरार हो जाती है। 62 साल के हरीश शुक्ला ने 45 साल की पूजा से शादी की आर्य समाज मंदिर में। 2 दिन तो सब बहुत अच्छा बीता। तीसरे दिन दुल्हन हरीश शुक्ला को बाय बाय करके चली गई। 3 लाख के जेवर, 2 लाख रुपए कैश लेकर वो फरार हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या इस दुल्हन ने पहले भी ऐसे ही कुछ लोगों को बकरा बनाया है। एक और खबर मेरठ से आती है। 2 बच्चों के पिता को दूसरी बीवी धमकी देती है। पति को ड्रम कांड की धमकी देती है। 2 मासूम बच्चों को मारने की धमकी देती है। 1 महीने पहले बच्चों के लिए दूसरी मां लाया था ड्रम। मासूम बच्चों को साथ रखने के लिए राजी नहीं है दूसरी बीवी। बच्चों को डराने के लिए मारा, कमरे में बंद किया। खौफजदा बच्चे पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। राम की 2 साल पहले पहली पत्नी की मौत हो गई थी। प्रतापपुर के रिठानी में सब्जी विक्रेता है पीड़ित। ये खबरें बताती है कि शायद शादी आजकल बर्बादी ही हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से भी एक ऐसी खबर आती है। पत्नी की प्रताड़ना से तंग पति ने आत्महत्या कर ली है। पति ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतक आशीष अवस्थी ने प्रेम विवाह किया था। सीतापुर जिले के बिस्वा थाना क्षेत्र का ये मामला है। सोचिए, ये एकदम से एक पैटर्न शुरू हो जाता है सोसाइटी में जब एक तरह की खबर आती है। मेरठ की मुस्कान का प्रकरण आया तो ऐसा लगा जैसे बाढ़ ही आ गई है। रोज ऐसी खबरें आ रही हैं, रोज।
ब्रुटैलिटी में मर्डर, इतना हैरेस कर दो, मेंटली इतना टॉर्चर कर दो कि व्यक्ति सुसाइड कर ले, सोसाइटी का प्रेशर, अनचाहे रिश्ते। यहाँ पर तो प्रेम विवाह था, उसके बावजूद देखिए सुसाइड कर ली। किया जा रहा था पड़ताल किया जा रहा था विश्वा में कि ऐसे रहते थे सीतापुर, वहाँ जाते थे मैं पढ़ाने हाँ। और वहाँ रहते थे किराए से कमरे में हाँ। कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो अपने घर चली गई थी और धमकाना और घर नहीं जाना है, बहन के पास नहीं जाना, भाई के पास नहीं जाना। कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले इसमें रिपोर्ट भी की थी, उसके बाद सुलहनामा करा लिया गया था। तब से बहुत और ज्यादा धमकाई रखती थी और फिर कल उसने फांसी लगा ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को कुल 1498 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 2014 से पहले के समय को याद करते हुए कहा है कि उस वक्त देश भ्रष्टाचार और आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब नए भारत में सुरक्षा की गारंटी है। योगी ने स्पष्ट किया है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और राज्य में हर क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। यूपी सरकार की उपलब्धियों को गर्व के साथ साझा करते हैं और राज्य के उज्जवल भविष्य की बात भी करते हैं। हमारे इस मंच पर उत्तर प्रदेश बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। विकास के मुद्दे पर भले ही मुआवजा मिलने में आगे पीछे हुआ हो, लेकिन उसने अड़चन नहीं आने दी। उसने कहा चलो मेरा तो बाद में समाधान हो जाएगा, पहले विकास का कार्य होना चाहिए। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है। दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे में 11 की मौत हो गई। मलबे में दबकर 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पुलिस ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। सुबह से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली का मुस्तफाबाद एक बेहद ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और काफी इमारतें यहाँ पर बहुत पुरानी हैं और एकदम से भरभरा कर बिल्डिंग गिरती है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी ट्रेजेडी कही जा सकती है दिल्ली की हाल के दिनों में। तस्वीरें देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू जारी है। 17 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है इसके लिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह जाती है। मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। हादसे में 14 लोगों को रेस्क्यू कर जीटीबी अस्पताल भर्ती कराया गया। इनमें से 11 की इलाज के दौरान मौत हो गई। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर जो है वो भी कहते हैं कि देर रात एक मकान ढहने की खबर मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मिल्कीपुर एमएलए चंद्रभानु पासवान की बिगड़ी तबीयत। मेदांता मेडिसिटी अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया है। पेट में समस्या होने की वजह से उठने बैठने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने विधायक को 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह
दी है। विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी है। बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट को जीते थे, लेकिन अब तबीयत खराब हो रही। रुपेश, कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ पेट में प्रॉब्लम थी या कोई और भी कारण है? देखिए, बता दें आपको, जिससे मिल्कीपुर विधायक जो है चंद्रभान पासवान, वो अस्पताल में भर्ती हैं और 15 दिन का बेड रेस्ट उनको कहा गया है। और ये फोन या संदेश बताने के लिए संपर्क करने की कोशिश किया गया, लेकिन अभी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन बात किया रहा है कि लखनऊ जाने के बाद उनकी तबीयत जो है, शुक्रवार को गए थे लखनऊ, उसी में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और जो है डॉक्टरों ने जो है प्राथमिक उपचार और जांच के बाद उन्हें 15 दिन से बेड रेस्ट करने की सलाह दी है और देते हुए उनको भर्ती कर दिया गया है। परिजनों के मुताबिक पेट में उन्हें गंभीर समस्या थी और उन्हें बैठने में काफी परेशानी हो रही थी। तो उसके बाद तबीयत उनकी खराब होने के बाद जो है चलते उनको डॉक्टरों ने कहा कि जो है सलाह दिया कि जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, इसलिए इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य में काफी सुधार है और विधायक ने अपने फेसबुक आईडी पर अपने क्षेत्र की जनता को इस चीज की जानकारी दिया है। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे कुछ दिनों तक क्षेत्र में सक्रिय नहीं रह पाएंगे और विधायक ने लोगों से धैर्य रखने के लिए अपील किया है। उन्होंने कहा है कि जनता परेशान न हो और कोई जरूरी काम अगर होगा तो हम फोन से उनसे संदेश के माध्यम से उससे संपर्क कर सकते हैं। विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वह स्वस्थ होकर के सेवा में लौटेंगे। आप दोबारा ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अयोध्या में थाना रौनाही क्षेत्र के देवराकोट गांव में मकान पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ और इसने हिंसक रूप ले लिया है। विपक्षियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी को लेकर एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा है। पीड़ितों के परिजन आईजी रेंज प्रवीण कुमार से मिलकर अपनी आपबीती सुना चुके हैं। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, कब्जे को लेकर मारपीट हो गई और देखिएगा जरा, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, हमारा एक पुराना मकान था, उसमें हम रह रहे थे। विपक्षी गणों द्वारा अचानक हम पर हमला कर दिया गया। उन्हीं से हमने वो मकान खरीदा था। उसी बात को लेकर उन लोगों ने उसी को हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो 8-9 लोग थे सर, इसमें 5 लोग घायल हुए हैं बुरी तरीके से। सर, हमारे पिता देव प्रकाश पांडे, उनके पैर में फरसे से वार किया गया है, उनके सिर में भी प्राणघातक हमला किया गया है उस बांके के द्वारा। और हमारे एक भाई मनोज कुमार पांडे हैं, उन पर क्या नाम है, उन पर आरी, छीनी, बांका से उनके ऊपर प्रहार किया गया है। उनका गदाले से उनका जबड़ा तोड़ दिया गया है। नहीं सर, पुलिस हमारी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। पुलिस बल्कि हमारे विपक्षियों का सहयोग कर रही है। और अब हम लोग खाए चोट, हम लोगों को लगी, हम लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे विपक्षीगण खुली घूम रहे हैं, इसमें पुलिस पूरी तरीके से मिल गई है। कि यहाँ जब घटना हुई तो इनके पास कोई नहीं था, एक ही लोग थे जो कि आए। उन पे भी झूठा आरोप लगा था, ऊपर क्रॉस FIR कर दिया गया था। लोग बहुत परेशान थे। मैंने जो है यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया इलाज किया जाए। इलाज के दौरान ये पता चला कि मेडिको लीगल नहीं है और रिपोर्ट नहीं है। मैं ऐसे जब तक आएगी नहीं चीजें नहीं करेंगे। आजी साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया, जब घर में वो घुसे उसका वीडियो साक्षात्कार मेरे पास था, बाद में मुझे मिला, इसलिए मैंने SO रौनाही को नहीं प्रोवाइड करा सका। मैंने अधिकारी को आज दिखाया। अधिकारी ने बोला कि जो लड़का इनको वार किया है दिख रहा है, उसको गिरफ्तार कीजिए। SP ग्रामीण को उन्होंने निर्देश दिया और मिलने को कहा। मैं मिलूंगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई सुरक्षा आज 4 दिन से परिवार को नहीं दी गई। थाना रौनाही के देवराकोट में 2 पक्षों में मकान के कब्जेदारी को लेकर झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, जिसमें पुलिस तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा लिखा गया। दोनों का सुसंगत धारा मुकदमा लिखा गया है। जो भी चोटिल थे दोनों पक्षों से तुरंत CSC भेजा गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजकर उनका इलाज कराया गया है। और इसमें मुकदमा लिखा गया है। सुसंगत धाराओं में जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किसी के भी मेडिकल में कोई देरी नहीं की गई है। तुरंत पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई की है। अभी कोई भी वीडियो क्लिपिंग पुलिस थाने में नहीं दी गई है, ना ही विवेचक को दी गई है। इस संबंध में अगर वो देते हैं तो जो आरोपी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर बात की जाए तो विपक्षियों ने जो है
अपने ही गांव के रहने वाले कुछ लोगों से मारपीट की है। लगभग 5 लोग घायल हुए हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे कब का मामला है और क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। क्या मामला है बताइए। हम लोग अपने घर में ताला बंद किए थे अंदर से, तो ये लोग अचानक से आए, अरे विपक्षी गण अचानक से आए, मेरे घर पे हमला बोल दिए। मामला ये था घर को लेके, पहले ये लोग बेच दिए थे घर मेरे पापा को। 2019 से हम उसी घर में रह रहे थे। ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये मेरे गांव के ही लोग हैं, विपक्षी मेरे गांव के ही लोग हैं। ये चाहते ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं मेरे घर पे और हमको निकालना चाहते हैं उस घर से। लोग थे मारने पीटने में और लोग घायल हुए? उसमें बहुत सारे लोग थे और कुछ बाहर के भी लोग थे उसमें। वो लोग हथियार लेके आए थे और बाका, कुल्हाड़ी, फरसा, आरी, हथौड़ी और छीनी। और लोग घायल हुए हैं? मेरे यहाँ के 5 लोग घायल हुए हैं। सब लोग यहाँ अयोध्या, यहाँ जिला अस्पताल अयोध्या में सब लोग एडमिट है। पुलिस कितनी मदद कर रही है? पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, उल्टा हमारे ही ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है। हम लोग को न्याय चाहिए। टोटल 5 लोग हैं यहाँ पे एडमिट और सबकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान भी वो देते हैं। वक्फ संपत्तियां अल्लाह को दी गई थी, कभी न तो बेची जा सकती थी, न उनके स्वरूप का बदलाव किया जा सकता था। मुतवल्लियों ने बड़ी संख्या में संपत्तियों पर या तो अपने परिवार का या दूसरों का नाम चढ़ा दिया। जिन संपत्तियों का किराया 1 लाख हो सकता था, उन्हें 5,000 के किराए पर दे दिया और थोड़ा सा पैसा पीछे से ब्लैक मनी के रूप में ले दिया। यह सब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है। सच्चर कमेटी ने सरकार से कहा, मुतवल्लियों को दंडित करिए, वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करिए, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया है उनसे खाली कराइए, देश के स्तर पर एक कारपोरेशन बनाइए, वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग करके गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर करिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ में द होटल कैलेस्ट्रेल मैनर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म और टीवी सीरियल के स्टार भी शुभारंभ में मौजूद रहे, जहां शुभारंभ कार्यक्रम में होटल के डायरेक्टर मनीष वर्मा भी उपस्थित रहे। द होटल कैलेस्ट्रेल मैनर होटल में 4 स्टार सुविधाओं से ये सुसज्जित है और होटल को खासतौर से रोमन थीम पर बनाया गया है, जिसमें सैलून, पूल एरिया, आराम और मनोरंजन के तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। बिल्डिंग का आपने एक्सटीरियर भी देखा होगा। बाहर से जो बिल्डिंग का लुक है ये टोटल रोमन थीम पर है और अंदर भी जो हमने बनाया इसको उसी थीम को, रोमन थीम को ही ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से इसका इंटीरियर भी है और इवन फर्नीचर्स भी सारे जो है उससे हमने जो है डिज़ाइन करके इनको बनवाया हुआ है। फूड क्वालिटी है उसको हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि फूड क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली फूड ही होता है जो आदमी को दोबारा खींच के लाता है यहाँ पर। हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, क्योंकि हम कोई ब्रांड नहीं है बड़ा, लेकिन हाँ लोकल हैं, तो हमें लोकल में क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं, क्या लोग चाहते हैं, क्या लोग चाहते हैं कि इस तरह के होटल्स में जाने पर उनको हर आदमी थोड़ा सा प्राइस कंस्टेंट होता है। लखनऊ का लुत्फ उठाने के लिए ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस जगह पर ये है इसकी कंपटीशन में कोई और दूसरा मतलब नज़दीक में हमको दिखता नहीं है। इट हैज़ गॉट कैपेसिटी ऑफ 1000 पीपल एट अ टाइम पार्टिंग, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है। 300 की जो रूम कैपेसिटीज़ हैं वो मुझे नहीं लगता लखनऊ में कहीं भी ये प्रॉपर्टी इस लेवल पर है। तो देर आर लॉट ऑफ USPs और खाना जो है अवधि खाना, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ऑसम रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है अभी आने के पहले एंड आई रियली लाइक
कि जो क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन की है फूड क्वालिटी वाइज, पीपल विल लव कमिंग हियर। चलिए एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।